अस्सलामुअलैकुम। आपको मालूम हमने यूनिट नंबर 3 यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को शुरू कर रखा। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स आपने सुन लिए होंगे, टॉपिक्स को समझ लिया होगा। आज हम कोऑर्डिनेशन पे फाइनल और थर्ड वीडियो लेक्चर्स आपको सुनवा रहे और आप इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको समझिएगा। और टॉपिक्स जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस यूनिट में स्पेसिफाई कर दिए, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आज उन पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक साइनेप्स को पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, फिर आखिर में फीडबैक मैकेनिज्म की बात होगी। तो आइए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है साइनेप्स। याद रखिए, साइनेप्स की एटमोलॉजी जंक्शन है, मलाप को कहते। तो बाज दफा जो स्पेस होती है ये हमें मिला रही होती है, जैसे मेरे और आपके बीच में जो जंक्शन है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ये स्पेस है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कहते कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होते और इन गैप्स के थ्रू न्यूरॉन्स आपस में मिले होते। तो इन गैप्स को हम साइनेप्स बोलते, यानी यहाँ पर गैप ही जंक्शन होता है, इस गैप के थ्रू ये मिले होते, इसीलिए इसे साइनेप्स बोलते। किताब ने लिखा है कि एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन and dendrite of the other are arranged so that there is no cytoplasmic connection. There is a microscopic gap and that gap is known as साइनेप्स। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यही पढ़ना है कि इस साइनेप्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल किस तरह से कंडक्ट होता है। एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि हाउ नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर, तो स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही कहना कि इस टॉपिक में आपने क्या लिख कर आना, आपने साइनेप्स लिखकर आना होता है। तो इसका मतलब आज हम साइनेप्स की बात करेंगे कि हाउ नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर। तो प्यारे बच्चों, वो साइनेप्स के थ्रू होता है। अब किस तरह से होता है इसके हवाले से बात करेंगे। आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि एक न्यूरॉन मैनी न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना रहा हो? तो ये देखिए, ये पॉसिबल है कि एक न्यूरॉन मैनी न्यूरॉन से साइनेप्स बना रहा। तो इसके थ्रू जो मैसेज है ये किस तरह से कंडक्ट होता है, सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सॉन की एंडिंग है ये आपके सामने शो की है। एक्सॉन की एंडिंग स्वोलन फॉर्म के अंदर होती है और ये जो ग्रेनुलर सा स्ट्रक्चर बनता है इसे नोब कहते हैं। याद रखिए, नोब की एटमोलॉजी ही ग्रीन है। तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बनता है इसे नोब बोलते। याद रखिए, वो न्यूरॉन जो साइनेप्स की तरफ मैसेज लेकर आता है उसे क्या बोलोगे? उसे हम लोग बोलते प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। याद रखिए, प्री बिफोर को कहते। और साइनेप्स आपको बता दिया कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन होता है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। और प्यारे बच्चों, इस साइनेप्स से पहले जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए आप प्री का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, प्री बिफोर को कहते। चूंकि साइनेप्स से पहले है इसीलिए क्या बोलेंगे? प्री बोलेंगे, यानी प्री साइनेप्टिक। फिर ऐसे ही अगर इस मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो आप इस मेम्ब्रेन को क्या बोल दोगे? तो याद रखिए, इसे हम बोलेंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए रखा कि एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर भी पूछ सकते। तो आप बताइए ये क्या है? तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और प्यारे बच्चों, ये जो नोब की तरह का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्री साइनेप्टिक नोब।
यानी आसान सी बात है, प्री बिफोर को कहते, साइनेप्स जंक्शन को बोलते। फिर प्यारे बच्चों, ये जो वेसिकल्स आपको मिलते हैं, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, इन्हें क्या बोलते? याद रखिए, इन्हें प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते। मैं जब भी इन वेसिकल्स को देखता हूं ना, तो मुझे बचपन याद आता है कि बचपन में जब बैलून खेला करते थे बैलून से, तो बैलून फट जाया करता था, फिर नया नहीं लेकर आते थे। उस फटे हुए बैलून में हवा भर के एक छोटा सा बैलून बना दिया करते थे। तो वो जो छोटा सा बैलून है वेसिकल की तरह का, फिर ची ची भी किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही पार्ट्स होते हैं कि उस चूसनी की तरह के, उस स्मॉलर बैलून की मानद, और इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स फिल्ड होते। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते। इन प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी ये स्मॉलर सैक्स होते। तो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते? तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, आप समझ लीजिए ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नेम से इंडिकेट होता है। न्यूरो तो आपको मालूम है न्यूरॉन को कहते, और जो ट्रांसमीटर यानी जो ट्रांसमिट कर देगा, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस को ट्रांसमिट करे, उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते। ये नर्वस सिस्टम के मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर। ये मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में कन्वे कर देंगे, तो इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर बोलते। कि जो न्यूरॉन्स में मैसेजेस को ट्रांसमिट कर दें, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते। और प्यारे बच्चों, ये जो साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन होगा, इसे आप क्या बोलोगे? अब याद रखिए, जो वर्ड यूज होगा उसे कहते पोस्ट। पोस्ट आफ्टर को कहते, तो इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। चूंकि ये साइनेप्स के बाद है, तो इसे हम लोग बोल देंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्यारे बच्चों, ये जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट की, इसे हम लोग बोल देंगे क्या? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देंगे। फिर प्यारे बच्चों याद रखिए, यही पूछा करते कि रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और याद रखिए, प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स कंटेनिंग वेसिकल्स होते, और फिर इनके थ्रू मैसेज कंडक्ट होता है। अब किस तरह से, इसकी बात बाद में, लेकिन पहले कंप्लीट मॉर्फोलॉजी देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन आपके सामने शो की है, ये कौन सी है? अब और ये जो गैप है, ये तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलोगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद की जो मेम्ब्रेन है उसे बोलेंगे क्या? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये आप बता दीजिए ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। और ये जो वेसिकल्स हैं, इनके अंदर मौजूद हैं कौन? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब बात यह है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज किस तरह से कंडक्ट होता है, यह प्रोसेस किस तरह से होता है, इसे देखिए। प्यारे बच्चों, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स होते, उन्हें हम लोग बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स। तो प्यारे बच्चों, होता ऐसे है कि जब नर्व इंपल्स सक्सेसिव फैशन के अंदर आती है, सक्सेशन किसे कहते? टू कम इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से, आप बताइए एक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू वो क्या थी? +50 मिली वोल्ट। तो ये वोल्टेज गेटेड है, तो कैल्शियम गेट ओपन हो जाएगा, और फिर प्यारे बच्चों इसके थ्रू कैल्शियम एंटर हो जाएगा। किधर?
प्री साइनेप्टिक नोब में। और फिर ये क्या करेगा, ये इस चीज को फैसिलिटेट करेगा कि ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाएं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये एंटरटेन करेंगे, ये फैसिलिटेट करेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएं। प्यारे बच्चों, ये जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ वेसिकुलर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी तो फिर इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसे आप बताइए क्या बोलते? तो याद रखिए इस प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस, के मटेरियल का सेल से बाहर निकल जाना और वेसिकल की मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जाकर अटैच हो जाएंगे किसके साथ? रिसेप्टर साइट के साथ। जब ये रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करेंगे तो इनसे लिंक्ड जो सोडियम गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, फिर बाहर से आपको मालूम सोडियम इज 10 times more outside the cell as compared to sodium इनसाइड दी सेल। तो प्यारे बच्चों जब सोडियम गेट ओपन हो जाएगा तो फिर बेइंतहा सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और जब सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो अंदर वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर वाली साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड मींस मोर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आप बताइए अगर इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए तो इसे क्या बोलते? इसी को तो एक्शन पोटेंशियल कहते। तो आपने देखा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो गया, किसके थ्रू? इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। और प्यारे बच्चों जब ये एक दफा मैसेज कंडक्ट हो गया तो फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? अगर तो ये यहीं पर रहेंगे तो नर्व इंपल्स तो कंडक्ट होती रहेगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करेंगे? इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की कैटालिसिस कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर फर्दर एक्टिवेशन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं होगी, यानी कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं होगी। मैसेज जब कंडक्ट हो गया उसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स की वजह से इनकी कैटाबोलिज्म हो जाएगी, इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की बात कीजिए तो वो कौन कौन से होते? स्टूडेंट्स ने ना निमोनिक्स बना के याद किया होता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने तो ऐसे किया याद, जैसे अगर आप लिख दीजिए क्या DAANS यानी डानस के नाम से उसने कर लिया याद। तो आप भी किसी बहाने से कर लीजिए याद। एक और स्टूडेंट कहता है कि सर SANDA संडा, तो यानी किसी बहाने से आपने करना है याद। और प्यारे बच्चों D4 डोपामीन, A4 एसिटाइल कोलिन, A4 एड्रीनालिन। आपको मालूम ये एड्रीनालिन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करता है। फिर इसी तरह से नोर एड्रीनालिन या नोर एपिनेफ्रीन, ये एक ही बात है बेटे। तो ये भी हार्मोन के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी एक्ट करता है। फिर सेरोटोनिन का जिक्र होता है। प्यारे बच्चों याद रखिए ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ये एक्साइट कर रहे होते हैं, ये स्टिमुलेटरी होते हैं। और इसमें से हर साल जो एक NMD कैट में MCQ पूछते हैं तकरीबन हर साल, वो ये है कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। तो प्यारे बच्चों आंसर इज
एसिटाइल कोलिन। याद रखिए, एसिटाइल कोलिन इज मेन न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड दी CNS, आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आउटसाइड दी CNS है तो इसका मतलब बताइए किसका, क्या मतलब? इसका मतलब है इनसाइड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन है? एसिटोकोलिन या एसिटाइलकोलिन। ये बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया, तो आपको पक्का करने की खातिर फिर पूछ रहा हूं, आप बताइए कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन। मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज, आंसर इज एसिटाइलकोलिन। और रिमेनिंग याद रखिए विद इन CNS होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। याद रखिए ये सारे एक्साइटरी हैं, ये स्टिमुलेटरी हैं। और याद रखिए कुछ ऐसे भी होते जो इनहिबिटरी होते हैं। जैसे ग्लाइसिन की बात की जाए तो प्यारे बच्चों, अगर वो इनहिबिट करे तो इसका मतलब है बेसिकली वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस को बढ़ा रही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो टॉपिक था साइनेप्स के हवाले से, आप पढ़िएगा, ना समझ आए तो फिर पूछिएगा। अब आइए बात करेंगे किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। यहां पे आपके सर ने लिख दिया क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और उसकी बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, मुझे सिंपली आपको बताना है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। आप बताइए, ग्लैंड्स का कोई और नाम भी तो हो सकता था, XYZ कुछ और भी तो कह सकते थे, इतने प्यारे प्यारे से और भी नाम हैं, लेकिन ग्लैंड्स क्यों कहते? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, ग्लैंड्स की एटमोलॉजी अकॉर्न है, स्फेरिकल को बोलते। चूंकि ये स्फेरिकल थे और अभी भी चूंकि स्फेरिकल हैं, इसलिए इनका नाम ग्लैंड्स रख दिया। ये तो एटमोलॉजी बता दी। अब ग्लैंड्स होते क्या हैं? तो याद रखिए, हम कहते सिक्रेटिंग टिश्यूज, यानी कोई भी टिश्यू हो, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हो जो किसी मटेरियल को सिक्रेट करें, उसे क्या कहते? ग्लैंड्स कहते। और वो जिस मटेरियल को सिक्रेट करेंगे उन्हें सिक्रीशंस बोलते। जैसे आप बताइए, ये जो माउथ के अंदर सलाइवा आता है, ये कहां से आ गया? भाई कोई सेल्स ही है ना जो उसको सिक्रेट करते, तो जो सेल्स उसको सिक्रेट करेंगे उसे ग्लैंड्स बोलते। चूंकि सलाइवा की सिक्रेशन हो रही तो फिर क्या बोलोगे? सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। फिर इसी तरह से ये जो टीयर, ये जो अथरू आते हैं, प्यारे बच्चों ये भी तो कोई सेल्स ही तो सिक्रेट करते हैं, है ना? टीयर ग्लैंड्स का जिक्र करते, लैक्रिमल ग्लैंड्स का जिक्र करते। तो याद रखिए, ग्लैंड्स ऐसे सेल्स होते जिनके अंदर सिक्रेशन की एबिलिटी होती है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो क्या हुए? टिश्यू हुए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू सिक्रेट इज नोन एज ग्लैंड। और प्यारे बच्चों, ग्लैंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और प्यारे बच्चों कुछ ग्लैंड्स होते जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब आप बताइए, एंडो एक्सो की एसोसिएशन किसके साथ? तो प्यारे बच्चों, एंडो एक्सो की एसोसिएशन ब्लड के साथ है। तो वो ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर पोर कर दें, उन्हें क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ब्लड से बाहर, यानी हमने बेस बनाया किसको? ब्लड को, अगर तो ब्लड के अंदर पोर करेंगे तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते। और जो ब्लड से बाहर डक्ट्स में जहां मर्जी करें, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब मुझे आपसे पूछना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया कि मोर ब्लड सप्लाई इज टू
तो जाहिर बात है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में पोर करना है तो इनको ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे, क्योंकि डक्ट्स के थ्रू नहीं बल्कि ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में पोर कर देंगे। और डक्ट्स कंटेनिंग ग्लैंड कौन होते, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो मोर ब्लड सप्लाई इज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्ट्स कंटेनिंग ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप बताइए ये जो सलाइवा ये एंडोक्राइन सिक्रीशन है कि एक्सोक्राइन? जाहिर बात है ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। प्यारे बच्चों ऐसे तो नहीं होता कि सलाइवा पहले ब्लड में आता है फिर ब्लड से छन छन के आपके माउथ में आता हो, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ये डक्ट्स के थ्रू ओरल कैविटी के अंदर आता है। चूंकि डक्ट्स कंटेनिंग है तो इसे क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर ऐसे ही आपके स्टमक के अंदर जो HCl आ रहा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है। यानी ऐसे तो नहीं हो रहा कि HCl पहले आपके ब्लड में आता हो और ब्लड से फिर आपके स्टमक के अंदर आता हो, नहीं डक्ट्स के थ्रू आपके स्टमक के अंदर आ रहा, तो ये भी सिक्रीशन है किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। याद रखिए हर एक सिक्रीशन का एक स्पेसिफिक नेम है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस का ओवरऑल एक नाम है और उसे क्या कहते, हार्मोन कहते। तो हम कहते हार्मोन इज सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे अगर आपसे पूछ लूं कि इंसुलिन इज सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर प्यारे बच्चों थायरोक्सिन एपिनेफ्रीन इज सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्रोथ हार्मोन इज अ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन इज अ सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस का एक कॉमन नेम है और वो क्या, उसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। प्यारे बच्चों ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते और प्यारे बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते, यानी प्यारे बच्चों कुछ सेल्स इनको सिक्रेट करेंगे फिर टारगेट साइड पे जाके अपना मैसेज कन्वे कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मैसेंजर हैं वो कौन है, केमिकल मैसेंजर, उन्हें हार्मोन्स कहते। और हार्मोन्स की जो केमिकल कंपोजिशन इसके ऊपर MCQ पूछा करते, तो आइए इसके हवाले से बात करें। हार्मोन्स की केमिकल कंपोजिशन में आपकी बुक ने बेसिकली 4 टाइप्स का जिक्र किया और वो कौन कौन सी हैं, हम कहते आपको हार्मोन्स में मिलेंगे क्या, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, फिर प्यारे बच्चों जिक्र करेंगे किसका, पॉलीपेप्टाइड का, फिर प्रोटीन की बात होती है, फिर लास्ट में स्टीरॉइड का जिक्र करेंगे। अगर आपसे MCQ पूछूं कि ऑल कंटेन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट, तो आंसर क्या होगा, स्टीरॉइड। आप देखिए अमाइनो एसिड यहां पर भी मिलेगा, अमाइनो एसिड यहां पर भी मिलेगा, अमाइनो एसिड यहां पर भी मिलेगा, यहां पर नहीं है। तो अमाइनो एसिड इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, आंसर इज स्टीरॉइड। ये लिपोइड हार्मोन है, तो कोलेस्टेरोल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। इंपॉर्टेंट MCQ है कि कोलेस्टेरोल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में जो एग्जांपल्स हैं उनको देखिए, उन पे आपने फोकस करना है। प्यारे बच्चों एक तो आपको थायरोक्सिन याद आता होगा,
आप बताइए, दो तरह के हार्मोन्स थे ना, एक को कहते थे ट्राईआइडोथायरोनिन, एक को कहते थे टेट्राआइडोथायरोनिन। इन दोनों में से थायरॉक्सिन किसे कहते? एमडी कैट के अंदर यह सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी आयोडीन एटम्स आर प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन। आप देख रहे, बेसिकली वो ये पूछकर यही तो पूछना चाह रहा कि आपको मालूम है कि नहीं कि T3 को थायरॉक्सिन बोलते कि T4 को थायरॉक्सिन बोलते। तो याद रखिए, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन को थायरॉक्सिन भी बोलते। तो T3 T4 ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन यानी थायरॉक्सिन। ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की। फिर कोई और एग्जांपल बताइए भाई। एपिनेफ्रीन का जिक्र होता है, नोर एपिनेफ्रीन का जिक्र होता है। तो ये कौन सी एग्जांपल्स हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की। और पॉलीपेप्टाइड की एग्जांपल कोई बता दीजिए। वैसे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बुक्स के अंदर ना वेरिएशन है इसके हवाले से। कुछ ने लिखा है कि 10,000 डाल्टन से कम या इतना होगा वेट तो इसे क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा तो प्रोटीन। तो इस तरह से वेरिएशन है, कहीं पर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएशन और कहीं पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलता है, डिफरेंट बुक्स में वेरिएशन है। तो पॉलीपेप्टाइड की एग्जांपल बता दीजिए। एक तो प्यारे बच्चों एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। फिर ऑक्सीटोसिन, आपको मालूम ये दोनों हार्मोन्स ये बनते हाइपोथैलेमस में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते। यानी इस तरह से पूछ सकता है, या तो एडीएच के हवाले से पूछ ले, वेसोप्रेसिन की बात करे, या वो ऑक्सीटोसिन, या वो पूछ ले क्या कि हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर प्रोटीन की बात कीजिए, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये हार्मोन्स हैं किसके? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के। तो ऐसे भी तो पूछ सकता कि इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। ग्लूकागोन, मैं ग्लाइकोजिन की बात नहीं कर रहा। ग्लाइकोजिन क्या होती है? ये तो पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजिन से और ग्लूकागोन में कंफ्यूज ना हो जाना। ग्लूकागोन प्रोटीन है और ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड है। फिर स्टीरॉयड की बात कीजिए प्यारे बच्चों, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिकोस्टेरोन है। फिर ओवरीज टेस्टिस के हार्मोन्स जो हैं, आप एस्ट्रोजन की बात कीजिए, टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये स्टीरॉयड होते। तो इस तरह से कुछ एमसीक्यूज पूछ लिया करते। अब आखिर में जो टॉपिक है वो उस पे बात करेंगे, और वो क्या? फीडबैक मैकेनिज्म। याद रखिए, मैकेनिज्म की एटमोलॉजी है द होल प्रोसेस, ए टू जी, सारी कहानी सुनना सुनाना, इसे क्या कहते? मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या होता? प्यारे बच्चों सुनिए, किताब ने लिखा है कि इट इज अ type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the product of reaction it is controlling। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आप बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं जी आपने अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं और स्टिमुलेट कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ें। और अगर आपके 50 एमसीक्यूज और सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाएं तो आपका जो प्रोडक्ट है, यानी जो आपके एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, वो फिर मुझे कंट्रोल करेंगे। अगर तो वो कम होंगे तो मैं आपको मजीद मोटिवेट कर रहा हूंगा,
है ना। अगर वो ज्यादा हुए तो मैं आपको वेल डन बोल दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको कंट्रोल कर रहा और आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो आपने एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए, वो मुझे कंट्रोल करेंगे। ये जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, यानी फीडबैक मैकेनिज्म is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the product of reaction. Marks, by the product of reaction it is controlling. तो प्यारे बच्चों, अब फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से बात कीजिए, टू टाइप का होता है। मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, यानी जो आपके एनएमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बातें जरा सुन लीजिए और इन्हीं पे एमसीक्यू पूछेगा अगर आए तो। एक तो प्यारे बच्चों होता है क्या, हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। एक होता है क्या, उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब दोनों के हवाले से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, फिर एग्जाम्पल में कोई भी आए आप खुद बता सकेंगे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर जो वेरिएबल है उस पे अगर डिक्लाइनिंग इफेक्ट हो रहा है, यानी कोई स्टिमुलस आया और उस स्टिमुलस के ऊपर डिक्लाइनिंग इफेक्ट हो, तो उसे क्या कहते, नेगेटिव फीडबैक। अगर उस स्टिमुलस का वो जो वेरिएबल है उस पे इनहांसिंग इफेक्ट होगा तो इसे क्या बोलते, पॉजिटिव फीडबैक। यानी कोई स्टिमुलस है, कोई वेरिएबल है, अगर तो आप उसको बढ़ा रहे तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। और जो स्टिमुलस है, वो जो वेरिएबल है, वो जो चेंज है, अगर आप उसे कम करेंगे तो ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक। याद रखिए, हमने इनिशियल स्टिमुलस को, वो इनिशियल वेरिएबल को, वो जो इनिशियल चेंज है, हमने उसको देखना, फिर उसका एट द एंड लास्ट में फाइनल इफेक्ट देखना, हमें ये बता रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जांपल में अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, अब ये वेरिएबल है, ये स्टिमुलस है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होंगे वो क्या करेंगे, यानी एट द एंड आप देखिएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होकर तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप बताइए ये पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक। तो आप देखिए वो जो इनिशियल वेरिएबल है उसके काउंटर एक्टिंग प्रोसेसेस हो रहे, यानी प्यारे बच्चों उस स्टिमुलस के इफेक्ट को इनहांस नहीं कर रहे बल्कि डिक्रीज कर रहे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस एक्टिवेट होंगे जिनकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप बताइए ये पॉजिटिव फीडबैक कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। फिर बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपसे पूछ रहा हूं आपने बताना है, अगर तो आपको प्यास ज्यादा महसूस हो रही है, यानी थर्स्ट है बेटे, और ये जो थर्स्ट है ये इंक्रीज हो रही, तो जारी बात है फिर आप पानी पी लेंगे और ऐसे प्रोसेसेस के अपने ब्लड में वाटर को मेंटेन करेंगे ताकि आपकी ये जो प्यास है ये कम हो जाए। तो आप बताइए ये पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक है? तो ये भी नेगेटिव फीडबैक है कि अगर इनिशियल वेरिएबल से अपोजिट अगर अपोजिट एक्शन हो रहा हो, यानी अगर आपको प्यास ज्यादा महसूस हो रही है और इस स्टिमुलस को अगर आप डिक्रीज कर रहे तो ये क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। और याद रखिए अगर आपको प्यास ज्यादा महसूस हो रही हो और आप पानी पिए और प्यास फिर भी बढ़ जाए तो ये तो पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मालूम है कि अगर इनिशियल स्टिमुलस के इफेक्ट को अगर आप बढ़ाएं, इनिशियल स्टिमुलस को अगर आप बढ़ा दो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। जैसे टेम्परेचर बढ़े टेम्परेचर कम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। इनिशियल स्टिमुलस को कम कर रहे, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से प्यास बढ़ेगी, आप पानी पिएंगे, थर्स्ट कम हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों ड्यूरिंग बर्थ जब बेबी हेड सर्विक्स के साथ टच होता है तो फिर क्या,
डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है, वहां से फिर मैसेज हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर कहां पे, ऑक्सीटोसिन को मिलता है। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे, यूट्रस की वॉल पे, मस्कुलर वॉल पे जब एक्शन करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से फिर होगा क्या, डायलेशन ऑफ सर्विक्स और इंक्रीज हो जाएगी। आप देखिए इनिशियल स्टिमुलस क्या था, हम कहते अगर इंक्रीज इन डायलेशन हो, क्या डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो, तो प्यारे बच्चों होगा क्या इसका इफेक्ट, तो आप देखिए ऑक्सीटोसिन की वजह से वो जब मायोमेट्रियम की यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से मजीद डायलेशन ऑफ सर्विक्स होगी, ताकि प्यारे बच्चों क्या हो सके, बेबी की बर्थ हो सके, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, ये जो इनिशियल स्टिमुलस था अब ये इंक्रीज हो रहा, इसे नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे? ये पॉजिटिव फीडबैक है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अगर आप इनिशियल स्टिमुलस, वो जो वेरिएबल है, अगर इफेक्ट उसको बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन प्यारे बच्चों इनिशियल स्टिमुलस के अगर वो कम हो रहा इफेक्ट ऐसा, तो उसे क्या कहते, नेगेटिव फीडबैक कहते। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। और प्यारे बच्चों ये यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया था वो आज हमने सारे मुकम्मल कर दिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।